जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीआईपी सिविल गुरु में। तो आज की जो क्लास है यार, बहुत नॉलेजेबल क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोग के सामने, एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ जो कि ऑल इंडिया कोई भी एग्ज़ाम हो सिविल इंजीनियरिंग का और उसमें ये कॉन्सेप्ट ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हर एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट आप लोग का पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। अब ये ऐसा टॉपिक क्यों है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखो कि मैंने साफ साफ लिखा हुआ कि कोई भी डिज़ाइन हो, एवरी डिज़ाइन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कोई भी डिज़ाइन वर्ल्ड का आप किसी भी चीज़ को देख लो जो आप लोग को लग रही है कि ये इंजीनियर ने बनाई है, सिविल इंजीनियर ने बनाई है या किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाई है, तो वो आप लोग का बिल्कुल प्रिंसिपल स्ट्रेस पे बेस्ड होता है। चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो कोई साफ्ट हो या कोई भी स्लैब हो, हर एक चीज़ जो आप लोग की डिज़ाइन होती है वो किस पे बेस्ड होती है? प्रिंसिपल स्ट्रेस पे बेस्ड होती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या एप्लीकेशन होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं, सारी चीज़ें आप लोग के साथ वन बाई वन डिस्कस करूँगा। बस क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक और आप लोग को कुछ फीलिंग आएगी कि हाँ वाकई आप एक इंजीनियर हो। बस क्लास में बने रहना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें पीछे की डिस्कस करेंगे अपनी जो हम पढ़ चुके हैं, और थोड़ी सी चीज़ें हम आगे की डिस्कस करेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपना पेशेंस बना करके रखना, सारी चीज़ें आप लोग को टू द पॉइंट क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रिंसिपल स्ट्रेस को और प्रिंसिपल स्ट्रेन को। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है विच प्लेन हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेस। हमको उस प्लेन को फाइंड आउट करना होता है जिस प्लेन पे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही है। अब इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, बस इस चीज़ को कुछ भी नहीं समझना है, बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा कि मेन ऑब्जेक्ट हमारा ये पता करना है कि किस प्लेन पे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही है। अब वो कौन सा प्लेन है, कैसे वो प्लेन को फाइंड आउट करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी मेरी आप लोग को समझाने की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना। एवरी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। कोई भी आप डिज़ाइन ले लो, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होता है? स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है या फिर स्टिफनेस पे बेस्ड होता है। अगर हम बात करें, देखिए 99% जो हमारी स्ट्रक्चर होती हैं, 99 तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ चलो 99% जो स्ट्रक्चर होती हैं वो हमारी जो है पास हो जाती हैं स्ट्रेंथ के मामले में। जो हम डिज़ाइन करते हैं एज हम स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रेंथ के मामले में तो हमारी सभी स्ट्रक्चर सेफ होती हैं, लेकिन स्टिफनेस के मामले में हमारी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फेल कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी भी जब हमारे पास कोई भी बॉडी होती है जिसके ऊपर लोड आ रहा होता है, तो हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं कि उस मटेरियल पर लोड की वजह से कितनी स्ट्रेस आ रही है। वो स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर ली और मटेरियल की स्ट्रेंथ हमको पता होता है, तो हम करते क्या है कि जो भी हमारे पास स्ट्रेस आई, सपोज हमारे पास कोई भी स्ट्रेस आई 20 मेगा पास्कल की स्ट्रेस आई लोड की वजह से, तो हम उसकी जगह पर मटेरियल लगा देते हैं अपना 25 मेगा पास्कल का, 24 मेगा पास्कल का, और हमारा जो वो डिज़ाइन है वो हमारा सेफ़ हो जाता है। यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। जब भी हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस मटेरियल में लोड की वजह से जितनी स्ट्रेस आ रही है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल लगा दो, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होती हैं? सेफ होती हैं, लेकिन फेल करती हैं कहाँ पर? स्टिफनेस में। और मैंने आप लोग को बताया था जिस दिन सोम की क्लास स्टार्ट करी थी कि हमारे डिज़ाइनिंग के या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ने के दो ही हमारे मेन फैक्टर होने वाले। एक फर्स्ट प्राइमरी डिज़ाइन फैक्टर जो रहेगा वो स्ट्रेंथ रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो स्टिफनेस रहेगा। अब स्टिफनेस क्या होता है? तो स्टिफनेस हमारा आप लोग को मैंने बताया था, स्टिफनेस आप लोग का फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो मतलब उसकी स्टिफनेस कम है, और कोई भी चीज़ अगर कम फ्लेक्सिबल है तो मतलब उसकी स्टिफनेस क्या है? ज़्यादा है। ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से समझा रखा है। अब देखो अगर कहीं पर डिफ्लेक्शन अगर हमारा विद इन द इलास्टिक लिमिट है, क्योंकि हमारा कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो फेल करता है डिफ्लेक्शन में, वो फेल करता है डिफ्लेक्शन में, और डिफ्लेक्शन किसके अंदर आता है? स्टिफनेस के अंदर। किसके अंदर आता है? स्टिफनेस के अंदर। तो अगर किसी भी बॉडी पर या किसी भी बीम पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर अगर हमारा डिफ्लेक्शन लिमिट के अंदर है तब तो हमारी स्ट्रक्चर वो सेफ़ है। लेकिन अगर डिफ्लेक्शन हमारा परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गया, यानी कि मान लो कि डिफ्लेक्शन हमने परमिट किया था 20 mm, हमने बोला केवल 20 mm ही इसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो 20 mm से ज़्यादा अगर डिफ्लेक्शन हो गया तो स्ट्रक्चर हमारी फेल कर जाएगी। और ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो फेल करती हैं इंजीनियर्स के द्वारा डिज़ाइन करी हुई स्ट्रक्चर, वो स्टिफनेस के मामले में फेल करती हैं। स्ट्रेंथ के मामले में ज़्यादातर स्ट्रक्चर पास होती हैं, क्योंकि हम लोग करते क्या हैं
कि अपना स्ट्रेंथ को तो अच्छे से चेक कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्टिफनेस को अच्छे से चेक नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर को स्ट्रेंथ को लेकर के जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ेंगे, और डिफ्लेक्शन को लेकर के हम कोई भी स्ट्रक्चर अपनी कैसे सेव करें तो उसको हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे आगे अभी, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर करेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। कोई भी अगर डिज़ाइन होता है तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को कंसिडर करके हमारा डिज़ाइन करा जाता है। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो लोड की वजह से जो भी हमारी स्ट्रेस आ रही होंगी वो कम होनी चाहिए मटेरियल की स्ट्रेंथ से। और मटेरियल की स्ट्रेंथ मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हमारे पास माइल्ड स्टील होता है, तो माइल्ड स्टील की अगर हमको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम उस पर टेंसाइल लोड लगा करके अपना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर आपको याद हो तो माइल्ड स्टील होता था, ये माइल्ड स्टील है। हमने यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाया, इधर भी हमने टेंसाइल लोड लगाया, इधर भी हमने टेंसाइल लोड लगाया। अब हमको मालूम है कि देखिए जैसे ही हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो इस मटेरियल, अब हम, मैंने आपको पहले ही बताया था सोम में हम किसकी स्टडी करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी की। तो जैसे ही मैं इस मटेरियल पे स्ट्रेंथ लगाऊंगा, इसको खींचने की कोशिश करूंगा, तो ये मटेरियल क्या होगा, डिफॉर्म होना शुरू होगा। ये मटेरियल क्या होगा, डिफॉर्म होना शुरू होगा। लेकिन जो इसके इंटरनल पार्टिकल हैं इस बॉडी के, वो इसको रजिस्ट करेंगे, इंटरनल डिफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इसको रजिस्ट करेंगे। और इस रजिस्टेंस की वजह से क्या है, इन पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। और यही इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया या पर यूनिट एरिया अगर हम बोलें तो हमको क्या देता है, स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या डेवलप होगी, एक स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। वहीं पर अगर हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी, उस कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारी डेवलप होगी। यानी कि याद रखना, टेंसाइल फोर्स टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेन या स्ट्रेस हमारी डेवलप होती है। क्लियर। अब आपको मालूम था, मैंने आप लोग को बताया था कि जब माइल्ड स्टील पर हम अपना टेंसाइल फोर्स लगाते जाते हैं तो जो हमारी स्ट्रक्चर फेल होती है वो फेल होती है हमारी 45 डिग्री के प्लेन पे। किस पे फेल होती है, 45 डिग्री के। जबकि ये फेल होनी चाहिए थी, अगर हम इसको खींच रहे थे, इधर भी खींच रहे थे और इधर से भी खींच रहे थे, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे फेल करनी चाहिए थी। बट नहीं, यहाँ पे जो हमारा फेल होता है, इस फेल को हम बोलते हैं कप एंड कोन। मैंने उस समय भी आपको बताया था, कप एंड कोन फेलियर हम बोलते हैं। और इसमें कप एंड कोन फेलियर में जब हम देखते हैं तो हमें जो प्लेन मिलता है जिस पे बॉडी फेल होती है हमारी, वो 45 डिग्री के एंगल पर फेल होती है, जो कि माइल्ड स्टील होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी टॉपिक हमको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से अलग कोई भी टॉपिक हमको ये बता ही नहीं सकता कि 45 डिग्री के एंगल पर क्यों फेल होती है। अगर ये डक्टाइल मटेरियल की कोई भी हमारे पास अगर साफ्ट है, साफ्ट क्या होती है, देखो थोड़ा सा बता दूं, साफ्ट का यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करी जाती है साफ्ट। तो जैसे ही मैं इस साफ्ट पर टॉर्क लगाता हूँ तो इस साफ्ट मेरी 90 डिग्री के एंगल पे फेल कर जाती है, जो कि डक्टाइल मटेरियल की है। वहीं पर अगर ब्रिटेल मटेरियल की और उस पर मैं टॉर्क लगाता हूँ तो 45 डिग्री के एंगल पे फेल कर रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये 45, ये 90, ये 45 डिग्री के एंगल पे ये क्यों फेल कर रही है। तो इन्हें कोई भी टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से अलग कोई भी टॉपिक पूरे सोम का, पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे आरसीसी का कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंस है आप लोग की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी डिज़ाइन जो आप लोग का होता है वो आप लोग का चाहे बिल्डिंग हो, कॉलम हो, साफ्ट हो, स्लैब हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस पे ही डिज़ाइन होता है। तो हम ये समझेंगे कि ऐसा ये फेलियर होता क्यों है। ठीक है, एक एक चीज़ बस आप लोग को लिंक करते जाना है, सारी चीज़ आप लोग को खुद समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, ये 45 डिग्री पे क्यों फेल हुआ, इसको कप एंड कोन, ये 90 डिग्री पे, ये देखो इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने चौक देखा है, जब हम पढ़ते थे, कोचिंग करते थे, तो सर चौक से बताते थे कि अगर चौक है तो आप चौक को एक एंड से फिक्स करो और दूसरे एंड से उसको घुमाओ। तो जब आप घुमाओगे तो देखोगे कि वो हमेशा इस तरीके से ही फेल होगी, वो इस तरीके से फेल होती थी। जो चौक होती थी, जब आप देखोगे उसको तो इस तरीके से फेल होती थी, वो 45 डिग्री के एंगल पे फेल होती थी। तो आप देखना, चौक अगर आपको मिले ना तो आप उसको घुमा करके एक हाथ से उसको कस के पकड़ लेना, खींच के बिल्कुल, और दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा घुमाना। तो जैसे ही आप उसको घुमाओगे ना और उसको टॉर्क उस पर अप्लाई करोगे तो वो 45 डिग्री के एंगल पे फेल हो जाएगी। तो ब्रिटिल मटेरियल 45 पे फेल होता है, क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक चीज़ हम समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना ले रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को समझने के लिए। तो मैंने क्या करा, एक बीम लिया है। ठीक है, ये हमारे पास बीम है, ओवर हैंगिंग बीम है, ये हमारी हिंज सपोर्ट है, ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है, जिसके बीच की स्पैन जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। और ये कितनी है, 1 मीटर, जो ओवर हैंगिंग पोर्शन है 1 मीटर है। और इसके ऊपर जो हमारा बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है यूडीएल लोड है, जो कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है।
ठीक है। अब इसकी जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लेंथ वाइज जो हमारी एक्सिस है उसको हम सेंट्रोइडियल एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे हम। और जब इस बीम को आप इस साइड से देखोगे, यहाँ पे खड़े होकर के, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर के जब आप इस साइड से इस बीम को देखोगे, साइड से बीम को देखोगे, तो आपको नज़र आएगा ये आई सेक्शन, मतलब इस बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा हमने लिया है, तो वो आई सेक्शन लिया है, ठीक है। मैंने आई सेक्शन जानबूझ के लिया है क्योंकि ये बहुत लोगों को टिपिकल लगता है, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर भी ले सकता था, स्क्वायर सेक्शन भी ले सकता था, सर्कुलर भी ले सकता था, लेकिन ये जानबूझ के मैंने लिया, आप परेशान मत हो। इसके बाद मैं इतना मान करके चल रहा हूँ आपको कि एसएफडी बीएमडी आप लोगों को बनाना आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एसएफडी बीएमडी बनाना सिखा रखा है, बहुत मेहनत करके एसएफडी बीएमडी आप लोगों को सिखाया। तो ये हमारे पास एसएफडी बन करके आ गया, और सेम इसी का हमारे पास ये बीएमडी बन करके आ गया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन करके आ गया, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। एसएफडी और बीएमडी आप लोगों को आई होप बनाना आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम करें तो जब भी हम कोई भी बीम डिज़ाइन करते हैं सर, जब भी हम कोई बीम डिज़ाइन करते हैं तो आपने देखा होगा जब ये बीम है, सपोज ये कोई हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर लोड आएगा, तो ये बीम इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करता है। तो बीम में जो मेन क्राइटेरिया होता है हमारा, वो बेंडिंग का ही होता है। बीम में अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो मेन क्राइटेरिया हमारा बेंडिंग होता है, क्योंकि बीम पर लोड लगाओगे तो वो बेंड करने की कोशिश करता है, तो हमको बेंडिंग में उसको सेव करना होता है। तो मेन क्राइटेरिया क्या होता है? बेंडिंग। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है? शियरिंग। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है? शियरिंग होता है। और याद रखना, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके की स्ट्रेसेस हमारे पास होती हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास होती है शियर स्ट्रेस। दूसरी होती है नॉर्मल, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है शियर स्ट्रेस। अब आगे चाहे इन्हें कितने ही तरीके से क्लासीफाई करते रहो आप, नॉर्मल स्ट्रेस के ही अंदर आता है आपका ये आप लोग का जो भी बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह जो भी आप देखोगे, तो ये सब आप लोग की इन्हीं के अंदर आएंगे। लेकिन दो ही तरीके की स्ट्रेसेज होंगी। एक अगर ये प्लेन है तो एक प्लेन के जो परपेंडिकुलर लगेगी आपकी वो नॉर्मल स्ट्रेस, और जो प्लेन के बिल्कुल पैरेलल लगेगी आप लोग की वो शियर स्ट्रेस। ये क्या प्लेन प्लेन में किए जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, प्लेन भी आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो जब हमने देखा तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोटिस करो, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हो तो मैंने आपको बताया था अगर प्लस होता है तो इसका मतलब होता है सैगिंग, मतलब आपका इस तरीके की शेप आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो आप लोग के पास होगिंग है, तो होगिंग है निगेटिव है, तो होगिंग में आप लोग का बीम इस तरीके से होग होता नहीं, इस तरीके से होगी। तो मैंने आपको बताया था ये हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ये क्या देखते हैं हम भाई? क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है, ना कि बीम की लेंथ। ये बीम की लेंथ नहीं होती है बैंड, ये क्रॉस सेक्शन बैंड होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर आप लोग को यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन कैसे आती है पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो कंप्रेशन, यहाँ पे आप लोग को टेंशन, ये टेंशन देखने को मिलेगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे जब आप लोग की ये टेंशन देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप लोग को कंप्रेशन देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होग हो रहा है। और यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अगर डायग्राम में हम बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बी पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, जो कि 5 है। 5 आप लोग का किलो न्यूटन पर मीटर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि निगेटिव में है। यहाँ पे 2.81 मिल रहा है, तो निगेटिव में आप लोग को मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसका एप्लीकेशन समझने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा होगिंग वाला पोर्शन था जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा था, हमने वहाँ पे सेक्शन कट किया। वहाँ पे हमने क्या किया? सेक्शन कट किया अपना। और जब हमने वहाँ पे सेक्शन कट किया तो सेक्शन कट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे होगिंग हो रही थी। तो होगिंग जब हो रही थी तो हमने इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाया, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमने देखा टॉप पर हमारा होगिंग की वजह से क्या आ रही थी? टेंशन। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया टेंशन। और इधर हमने देखा तो हमारी इधर क्या आ रही थी? कंप्रेशन। नीचे क्या आ रहा था? कंप्रेशन। तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमने टेंशन देखा और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या देखा हमने? कंप्रेशन। अभी जब हमने बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाया तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि अगर इस बीम पे मैं कुछ पॉइंट कंसीडर कर लूँ, पी क्यू आर एस टी ऐसे करके कुछ पॉइंट कंसीडर अगर मैं कर लूँ इस बीम पे, तो आप लोग देखोगे कि जो पी पॉइंट है, जो कि हमारे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का टॉप मोस्ट पोर्शन है, जहाँ पर हमारा डायरेक्ट लोड आ रहा है, तो इस पॉइंट पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रही है। देखो इस पॉइंट पे फिर नीचे आते गए तो हमारी स्ट्रेस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। नीचे जो स्ट्रेस है हमारी वो कम होती जा रही है नहीं। तो इस पी पॉइंट पे जब हमने स्ट्रेस को चेक किया तो पी पॉइंट पे हमारी स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम हमको देखने को मिल रही है। मतलब हमारे ज़्यादा चांसेस अगर फेलियर के हैं स्ट्रक्चर के, तो वो पी पॉइंट पे फेलियर के हैं कि हमारी स्ट्रक्चर क्या करेगी? पी पॉइंट पे फेल करेगी।
पी पॉइंट पे फेल करेगी। इस डायग्राम से तो हमें यही समझ आ रहा है ना कि हमारी मैक्सिमम स्ट्रेसेस इस पॉइंट पर आ रही हैं। फिर उसके बाद देखो नीचे आने पे स्ट्रेसेस हमारी कम होती जा रही हैं। तो अगर नीचे आने पे स्ट्रेसेस कम होती जा रही है तो मैक्सिमम स्ट्रेस अगर पी पॉइंट पे, तो स्ट्रक्चर पी पॉइंट पे फेल करेगी ना। लेकिन मैंने ये आई सेक्शन इसीलिए लिया है, आप लोगों को मालूम है कि ज़्यादा चांसेस पी पॉइंट पर नहीं होते हैं स्ट्रक्चर के फेलियर के, वो कहाँ पर होते हैं, क्यू पॉइंट पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, क्यू पॉइंट पर। अब हमें कैसे पता चला कि क्यू पॉइंट पर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रक्चर फेलियर के। हम जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं आरसीसी में, तो हम कहते हैं कि क्यू पॉइंट पर ज़्यादा फेलियर हैं, इसको चांसेस हैं, इसको सेव करो। उस समय तो हम कह देते हैं इसको सेव करो, लेकिन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको पढ़ के ही नहीं जाते कि इसको सेव क्यों करें। और जबकि हमको मालूम है कि ज़्यादा स्ट्रेसेस जो है हमारी वो पी पॉइंट पर आ रही, तो मटेरियल पी पॉइंट पर फेल करना चाहिए। मटेरियल हमारा कहाँ पे फेल करना चाहिए, पी पॉइंट पे फेल करना चाहिए। लेकिन मटेरियल फेल कहाँ पे करता है हमारा, बीम कहाँ पे फेल कर रहा है, आई सेक्शन कहाँ पे फेल कर रहा है, क्यू पॉइंट पे फेल कर रहा है। अब ये होता क्यों है, तो देखो अगर हम यहाँ से इस पी पॉइंट को अलग लेके जाएं, तो पी पॉइंट पे हमको मालूम है कि इससे बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, बहुत सारे प्लेन पास करेंगे। ऐसे क्यू पॉइंट को आप लेकर के आओ, ये क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से भी बहुत सारे प्लेन्स पास करते हैं। प्लेन कैसे पास करते हैं अभी मैं आप लोग को बताऊँगा। फिर जब हम इन प्लेन्स पे क्या करते हैं, अपनी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी बताऊँगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब हम निकालते हैं इन प्लेन्स पर अपनी, तो हम देखते हैं कि पी पॉइंट पे जो हमारी स्ट्रेसेस आ रही थी, वो पी पॉइंट पे स्ट्रेसेस आ रही थी 9.2 मेगा पास्कल, और जो हमारे पास क्यू पॉइंट पे स्ट्रेसेस हमको मिल रही थी, तो कितनी मिल रही थी, 9.7 मेगा पास्कल। जब हमने नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से देखा तो हमको यहाँ पे ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाली, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे हमको पता चला कि क्यू पॉइंट पे हमारी स्ट्रेस ज़्यादा मिल रही है, तो क्यू पॉइंट पे हमारा स्ट्रक्चर क्या करेगी, फेल करेगी। क्योंकि 9.7 ज़्यादा है कि 9.2 ज़्यादा है, तो आप सब लोग बोलोगे सर 9.7 ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर फेल करती है, क्यू पॉइंट पर फेल करती है। अब हमने ये कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करी, क्या फिर सर हम हर पॉइंट पर चेक करेंगे, पी पे, क्यू पे, आर पे, एस पे, टी पे? तो हाँ भाई, हर पॉइंट पर हम चेक करते हैं और पता करते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखने को मिल रही, और उसी पॉइंट को हमको सेव करना होता है। और अगर सपोज हमें इस क्यू पॉइंट पर जो स्ट्रेसेस हमको मिल रही हैं वो 9.7 मेगा पास्कल मिल रही हैं या पास्कल मिल रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 मेगा पास्कल का अपना मटेरियल लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन क्या कर जाएगा, ये सेव कर जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हमारे पास दो ही तरीके की स्ट्रेसेस हमको देखने को मिलती हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेसेस होती है और दूसरी हमारे पास शियर स्ट्रेसेस होती है। अब जब बीम पे नीचे से लोड लग रहा है और ऊपर से कुछ लोड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है शियरिंग भी होगी, जाहिर सी बात है क्या होगी, शियरिंग भी होगी। तो जब हम इसका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम आता है। ये डायग्राम भी आप लोगों को मैं आगे बनाना सिखाऊंगा, जब मैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालनी सिखाऊंगा लोड की वजह से। ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वी, टो इज इक्वल टू वी आई, कुछ ऐसे करके था, दिमाग से थोड़ा निकल रहा है, आई बी करके था। ठीक है। ए वाई बार, ये हाँ, टो इज इक्वल टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का, जो ड्यू टू शियर फोर्स होती है डायरेक्ट। तो ये मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे डायग्राम बनता है, कैसे स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो इसी सेम लोडिंग के लिए जब मैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम आता है। क्लियर? तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि हाँ, प्रिंसिपल स्ट्रेस ही वो चीज़ है जो हमको ये बता सकती है कि किसी भी बॉडी में कहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रही हैं। और अगर हमें लोड की वजह से स्ट्रेसेस पता चल गई कि यहाँ पर ज़्यादा लोड स्ट्रेसेस हमारी आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी ही पॉइंट पे जितनी भी हमारी ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रही हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल लगा देंगे, और हमारा डिज़ाइन क्या कर जाएगा, सेव कर जाएगा। अब दिक्कत क्या आती है हमारे पास, प्रॉब्लम ये आती है कि हमको मालूम है कि सर अगर हमारे पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं, उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस प्लेन पे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रही हैं और किस प्लेन पे मिनिमम स्ट्रेसेस आ रही हैं? क्योंकि नाइन्थ क्लास में हम पढ़ चुके हैं, नाइन्थ क्लास में मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था एक थ्योरम कि एक पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं। अब कैसे पास करते हैं, तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, इनफाइनाइट प्लेन पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एंड एवरी प्लेन हैज़ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जो हमारा प्लेन पास करते हैं इससे, और हर एक प्लेन पर क्या होती है, अपने आप में एक मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस देखने को मिलती है और एक शियर स्ट्रेस देखने को मिलती हैं। और मैंने आपको बताया था अगर प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगी वो नॉर्मल होगी, और प्लेन के पैरेलल जो होगी वो हमारी क्या होगी,
शियर स्ट्रेस होगी। तो हर एक प्लेन पे, अब इनफाइनाइट प्लेन है और इनफाइनाइट ही हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस होगी और नंबर ऑफ शियर स्ट्रेसेस होगी। अब ये स्ट्रेसेस आई कहाँ से सर? तो आपको मालूम नहीं था कि बीम पे आपने लोड लगा रखा था। तो जब बीम पे आपने लोड लगा रखा था तो उस बीम पे आप लोगों ने देखा था कि लोड की वजह से ही हमारी स्ट्रेस डेवलप होती हैं, और उस स्ट्रेस से ही हमारे पास क्या आई, अलग अलग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हमको देखने को मिली। अब देखो कैसे एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन पास करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को टॉप से देखो, ये टॉप से देखो आप, टॉप व्यू ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ऊपर से आप इसको देखो तो यहाँ पे देखो एक प्लेन ये पास कर रहा है, एक प्लेन ये पास कर रहा है, एक प्लेन ये पास कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे प्लेन हमारे क्या हैं, इससे पास कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 3 प्लेन है, एक ग्रीन वाला, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। तो ये तीनों देखो एक ही पॉइंट से नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं, फिर ये यहाँ से पास कर रहा है, फिर ये वाला ब्लू वाला भी आपका और रेड वाला भी पास कर रहा है। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्लेन जो हैं वो एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये बहुत सारे प्लेन जो है हमारे एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। अब अगर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं तो हर प्लेन पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पे अपनी नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालनी पड़ेंगी और शियर स्ट्रेसेस निकालनी पड़ेंगी। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालें और कैसे हम शियर स्ट्रेसेस निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास हमें 3 प्लेन ही हमको नज़र आ रहे हैं, और 3 ही प्लेन आपको इतने कॉम्प्लेक्स से नज़र आ रहे होंगे। देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ये 3 प्लेन एक दूसरे को पास कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन अब आप लोग को क्लियर होगा ना, प्लेन किसको मैं बोल रहा हूँ। देखो रेड वाला पूरा एक प्लेन हो गया खड़ा, फिर इस तरीके से ग्रीन वाला एक प्लेन हो गया ये, और ये ब्लू वाला एक प्लेन हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन था, इस वर्टिकल प्लेन पे हमने नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाली तो 10 मेगा पास्कल आई और शियर स्ट्रेसेस 5 मेगा पास्कल आई। वैसे ही एक दूसरा प्लेन था हमारा जो वर्टिकल से 10 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन था, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारे पास 20 आई और शियर स्ट्रेसेस 8 मेगा पास्कल आई। ये क्यू पॉइंट है हमारा, वही क्यू वाला पॉइंट। और यहाँ से मान लो कि एक प्लेन हमारा 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन था, तो इससे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस 8 मेगा पास्कल आई और शियर स्ट्रेसेस 2 मेगा पास्कल आई। ये वही वाला क्यू पॉइंट है जो हमने डिज़ाइन के लिए देखा था ना, हमारा हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेसेस देखने को, ये देखो क्यू वाला पॉइंट हमने लिया है। तो ये पी वाला पॉइंट था और ये हमारा क्यू वाला पॉइंट था। तो हम क्यू वाले पॉइंट से देख रहे हैं, तो क्यू वाले पॉइंट से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 प्लेन की स्टडी करी, तो 3 ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्लेन होंगे, हर एक प्लेन पे कुछ ना कुछ नॉर्मल शियर स्ट्रेस हमको देखने को मिलेगी। तो सपोज हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें मैक्सिमम हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस इनमें से किस में देखने को मिल रही है, तो 20 मेगा पास्कल। तो इस प्लेन पे हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पता चली 10 डिग्री के प्लेन पे जो इंक्लाइन था कि नॉर्मल स्ट्रेस 20 मेगा पास्कल आ रही। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम इंजीनियर हैं, तो 20 मेगा पास्कल की जगह हम 24 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ का मटेरियल लगा देंगे और हमारा मेंबर क्या कर जाएगा, सेफ कर जाएगा। कोई भी चीज़ जो डिज़ाइन होती है उसका प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना करके चीज़ों को समझने की कोशिश करना, इतना भी आसान नहीं है इंजीनियरिंग जितना आप हलवा समझते हो। तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। तो हमने क्या करा, 24 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ का वहाँ पे क्या लगा दिया, मटेरियल लगा दिया। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है 8 मेगा पास्कल है, 8 मेगा पास्कल अगर सपोज यहाँ पे मैक्सिमम हमको देखने को मिल रही शियर स्ट्रेस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे 10 मेगा पास्कल का मटेरियल लगा देंगे और हमारा डिज़ाइन क्या कर जाएगा, सेफ कर जाएगा। लेकिन चैलेंज तो वही का वही बना हुआ है कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पे आपने तो यहाँ पे 3 पे चलो पता कर लिया कि इस पे मिल रहा है, लेकिन हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे प्लेन होंगे, तो हर प्लेन पे हम कहाँ तक चेक करेंगे। तो कहाँ तक चेक करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन हमको देता है मैथमेटिक्स। मैथ हमको इसीलिए तो हेल्प करता है। तो अब हम कहाँ तक चेक करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है तो हम वह प्लेन लेते हैं जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 होता है। ये सॉल्यूशन निकाल करके देता है मैथ। अब इसका डेरिवेशन करने का हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, पूरा डेरिवेशन है इसका, लेकिन हम उसका डेरिवेशन करेंगे नहीं। बस आप ये समझ जाओ कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है और इन प्लेन पे हम कहाँ तक चेक करेंगे, बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। तो हम एक ऐसा प्लेन ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस 0 हो, और जो प्लेन हमको मिलेगा जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 हो, ऐसे हमको 3 प्लेन मिलते हैं। कितने प्लेन मिलते हैं हमारे, 3। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन में से जब हम देखते हैं डेरिवेशन करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन में से 3 प्लेन ऐसे होते हैं जिन प्लेन पर हमको क्या मिलता है, शियर स्ट्रेस 0 मिलता है। और ये तीनों प्लेन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इन्हीं प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो आप लोगों को आज तक क्लियर नहीं हुआ होगा कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक निकाल करके मैं आप लोगों को चीज़ें लेकर आया हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन जो होता है हमारे पास, वो प्लेन होता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 होती है। और वो प्लेन हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं
क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होते हैं और हमको मैक्सिमम स्ट्रेसिस कैलकुलेट करनी है। और मैक्सिमम जब हम नॉर्मल स्ट्रेसिस कैलकुलेट करेंगे, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेसिस जब कैलकुलेट करेंगे तो हम एक ऐसा प्लेन फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो हो। और जहाँ पर शियर स्ट्रेस हमको जीरो मिल गई तो ऐसे हमको इनफाइनाइट में से 3 प्लेन मिलेंगे और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और इस प्लेन पर लगने वाली जो नॉर्मल स्ट्रेसिस होंगी, इसी प्लेन पर लगने वाली, जैसे ये प्लेन था, अगर ये सपोज प्रिंसिपल प्लेन है तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेसिस ये लग रही है, तो इन्हीं नॉर्मल स्ट्रेसिस को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसिस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसिस कोई अलग से नहीं आती हैं, ये वही नॉर्मल स्ट्रेसिस होती हैं, बस प्रिंसिपल प्लेन पे लग रही होती हैं। और प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होता है, जिस पर हमारी शियर स्ट्रेस जीरो होती हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास कितने प्लेन हमको मिलेंगे ऐसे, तो हमको 3 प्लेन मिले। सपोज हमारे पास 3 प्लेन हमको मिले तो हमने 3 ही प्लेन, सपोज क्या 3 ही प्लेन हमको मिलते हैं, तो एक प्लेन पे सपोज हमको नॉर्मल स्ट्रेस मिली 20 मेगापास्कल, दूसरे पे मिली 8 मेगापास्कल और तीसरे पे मिली -4 मेगापास्कल। तो इसका मतलब क्या है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन थे इनमें से 3 प्लेन हमने निकाले जो हमारे काम के थे, जहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या था हमारा जीरो, यहाँ पर भी शियर स्ट्रेस जीरो होगा, यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस जीरो होगा और यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस जीरो होगा। और ये सब क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये सब क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो हमको पता चला कि 20 मेगापास्कल पहला ऐसा प्लेन है जिसपे मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी प्लेन पे स्ट्रेस आ सकती हैं उस बॉडी के उस पॉइंट पर, तो वो 20 मेगापास्कल आ सकती हैं। और कम से कम अगर स्ट्रेसेस आ सकती हैं तो वो कितनी आ सकती हैं, -4 मेगापास्कल तक आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ये पता चल गया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर रहे थे और एक प्लेन ऐसा था जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसेस 20 मेगा पास्कल आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, अपना 22 मेगा पास्कल का मटेरियल लगा देंगे और अपना जो क्यू पॉइंट है हमारा वो सेफ़ हो जाएगा, हमारा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा। तो इसका मतलब तो हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा अब कि सर अगर हमारे पास ये बॉडी है तो उस बॉडी के तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, क्या अब हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे किस पॉइंट पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेस मिल रही है और क्या हमको शियर स्ट्रेस मिल रही है। तो चलो उसको तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका सिखाऊंगा। बट अभी आप इतना ये समझ लो कि आप लोग को ये समझ में आएगा कि किस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है। प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको पता चल गई तो हम उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल लगा देंगे और हमारा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अब ये जो हमको पता चली, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस पता चली है, ये तो हमको नॉर्मल स्ट्रेस पता चली है क्योंकि शियर स्ट्रेस तो इन प्लेन पे जीरो था ना। और सर अभी आपने हमको बताया था कि 2 ही तरीके की स्ट्रेस आती है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस आती है और एक क्या आती है, शियर स्ट्रेस आती है। तो क्या आपने जो हमको बोला था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होंगे और हर प्लेन पर कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेस होंगी और हर प्लेन पर कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस होंगी। तो चलो 3 प्लेन तो ऐसे मिल गए जिन पर शियर स्ट्रेस जीरो था लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस कुछ ना कुछ था। लेकिन सर बाकी के प्लेन तो बचे ना अभी, इनफाइनाइट -3, यानी कि इनफाइनाइट में से 3 प्लेन को हटा दो तो बाकी के जो प्लेन बचे हैं उन पे तो हमारी शियर स्ट्रेस होगी कि नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल होगी उन पे, और उन्हीं पर हम निकालते हैं अपनी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो 3 प्लेन थे तो इन प्लेन पर तो शियर स्ट्रेस जीरो थी, तो रिमेनिंग प्लेन इनफाइनाइट -3 प्लेन पर हमारी शियर स्ट्रेस होगी। अब फिर से चैलेंज वही बन करके आ गया कि इनफाइनाइट में से आपने 3 प्लेन तो माइनस कर दिया, बाकी के तो प्लेन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब उन प्लेन पर आप कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे कि किस प्लेन पर आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो उन स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे यही 3 प्लेन हेल्प करते हैं। हम इसमें से मैक्सिमम वाला प्लेन उठाते हैं और माइनर वाला प्लेन उठाते हैं। और जब आप आगे जाओगे तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे सिग्मा टो मैक्स, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, जो कि σ1 माइनस के σ2/2 होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे इस मैक्सिमम और मिनिमम वाले की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपनी कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट और थर्ड, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले से ही हम मैक्सिमम अपनी शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल करके आया कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करने के लिए अपना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को यूज़ करते हैं। मैं चाहता तो मैं भी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस को स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अगर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस ना बताता तो आप इतना सीरियस होकर इस टॉपिक को ना पढ़ रहे होते। तो आप लोग को समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए टॉपिक है। अब इसके साथ एक नोट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए अगर क्यू पॉइंट पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जीरो है, अगर क्यू पॉइंट पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जीरो आता है तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डायग्राम नहीं बनेगा और हमारा पी पॉइंट पर फेल कर जाएगा और पी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही होगा। इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखाया था इस तरीके का, ये शियर स्ट्रेस का डायग्राम था ये,
किसका डायग्राम था, शियर स्ट्रेस का। तो यहाँ पे ये शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम था, अगर क्यू पॉइंट पर हमारा ये पी पॉइंट था यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट था, तो क्यू पॉइंट पर अगर हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जीरो आता, क्योंकि हमने देखा लोड ऊपर से भी लग रहा है नीचे से लग रहा है, तो कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस तो आएगा। अगर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो इस वजह से हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का ये डायग्राम ही नहीं बनता, ये डायग्राम ही नहीं बनता। और हमको मालूम है जब डायग्राम नहीं बनता तो पी पॉइंट पे हमने देखा था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रही थी पी पे, तो हमारा जो है वो पी पॉइंट पर ही फेल करता, क्योंकि पी पॉइंट पर ही मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रही थी, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको। समझ रहे हो कि नहीं। तो लोड की वजह से कुछ ना कुछ शियर आता है, तो उसकी वजह से। और हमने बताया था कि कभी भी हमारा प्योर शियरिंग क्या बोलते हैं, उसमें था ना एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जिसमें हमारी कुछ ना कुछ शेयरिंग तो ज़रूर आती है ड्यू टू सेल्फ वेट। जब हमने अजम्पशन लेकर के चले थे, तो अजम्पशन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, तब मैंने स्टार्टिंग आप लोगों के साथ की थी। ठीक है। तो इसके साथ एक और टॉपिक हमें समझना होता है एप्लीकेशन में इसके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के, जो कि हमारा स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम। तो स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम से पहले मैं आप लोगों को देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूँ। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सारी चीज़ें। देखो अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ोगे ना, तो सच में ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आप लोग कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, मोर सर्किल भी आप लोगों को समझाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा एप्लीकेशन है यार वीआईपी सिविल गुरु, जैसा कि हमारा नारा है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी AJE एग्ज़ाम का हो आपका, तो यही कोर्स हमारा चल रहा है। इसको हमने नाम दिया है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। इस कोर्स को हमने नाम दिया है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट, प्लस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा कोर्स 2 है, आप देख सकते हो। और इसका करंट में जो प्राइस चल रहा है वो 599 रुपीज़ चल रहा है। अगर आप जा करके इसको देखना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। धीरे धीरे हमारा कोर्स रनिंग में है और बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। दूसरा कोर्स चल रहा है हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्यूशन। यहाँ पे कंप्लीट 399 रुपीज़ में कंप्लीट आप लोगों को क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन वगैरह PDF सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, डेली क्लासेस, डेली PDF और डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो 6 से 9 PM के बीच हमारा ये नंबर है। व्हाट्सअप पर आप किसी भी टाइम कनेक्ट रह सकते हैं हमसे, लेकिन कॉलिंग पर आप लोग को इसके बीच यहाँ पर कॉल करनी होगी। तो यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई और जानकारी लेनी तो आप यहाँ पर हमसे कॉल करके कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 2 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। स्ट्रेस एलिमेंट हमको समझना है, तो स्ट्रेस एलिमेंट मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होता है। देखो ये है हमारे पास स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम। स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम हमारा क्या होता है, तो स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम एक पॉइंट होता है जिससे पास होने वाले 2 प्लेन्स पर हमको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस बताना होता है। यानी कि स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम कुछ भी नहीं है। अगर एक पॉइंट है, तो अभी हमने देखा था एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, तो अब हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन नहीं लेने, हमको सिर्फ एक ही पॉइंट पे 2 प्लेन लेने और उन दोनों प्लेन पर बताना होता है कितना नॉर्मल स्ट्रेस और कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, कितना नॉर्मल स्ट्रेस और कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे पास एक बीम था जिस पे हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। लेंथ स्पैन जो थी इसकी वो 4 मीटर थी। और यहाँ पे ABCDE करके इसके पास हमारे पास 5 पॉइंट थे। तो 5 पॉइंट हमने इधर से क्रॉस सेक्शन देखा, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन बना दिया। यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम हमने बनाया इसका। तो स्ट्रेस डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या देखो, ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, नीचे टेंशन। क्योंकि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाओगे तो वो कैसा बनाओगे, प्लस। और प्लस अगर बनाओगे तो कैसा आएगा, सैगिंग। और सैगिंग होगा तो ऊपर कंप्रेशन होगा, नीचे क्या होगा, टेंशन। क्योंकि ऊपर के पार्टिकल इधर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे और नीचे के एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो टेंशन, कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेशन हमारा हो जाता है। तो ऊपर जब आप देखोगे तो ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन, और नीचे क्या है, टेंशन। ये हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर के लिए। तो ये डायग्राम मैं आप लोग को बनाने सिखाऊंगा आगे। बस मैं आप लोग को यही तो कह रहा था कि हम कुछ चीज़ें आगे की पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पीछे की पढ़ेंगे। जब हम ABCDE पॉइंट पर, इन पे हम सभी पॉइंट पर अपना बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि जो नॉर स्ट्रेसिस है हमारे, डायरेक्ट स्ट्रेसिस हैं और शियर स्ट्रेसिस हैं, इन दोनों को हम देखेंगे। इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेसिस बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसिस। और जो हमारी शेयर स्ट्रेसिस है इनको हम देखेंगे। तो जब इन पॉइंट पर आप देखोगे ना, तो A पॉइंट पर जब आप जाओगे तो देखो A पॉइंट पर आप जाओ तो यहाँ पे केवल और केवल आप लोग की एक डायरेक्ट स्ट्रेसिस है A पॉइंट पर। यहाँ पे ये आप लोग की शेयर स्ट्रेस तो जीरो है ना। B पॉइंट पर जाओ तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ डायरेक्ट स्ट्रेसिस हैं, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेसिस भी आ रही हैं। C पॉइंट पर जाओ तो C पॉइंट पर आपकी डायरेक्ट स्ट्रेसिस जीरो होगी, लेकिन कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेसिस हैं। D पॉइंट पर जाओ तो D पॉइंट पर यहाँ पे भी आप लोग की कुछ ना कुछ क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसिस हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेसिस भी। लेकिन E पॉइंट पर आप जाओगे तो E पॉइंट पर आप लोग डायरेक्ट स्ट्रेसिस तो हैं, लेकिन शेयर स्ट्रेसिस क्या हैं, जीरो। तो बस हम इन्हीं को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो
इन पांचों पॉइंट पर ए बी सी डी ई, इन सभी पांचों पॉइंट पर हम स्ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ आप लोग कंप्रेसिव थी, तो कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस थी, शियर स्ट्रेस जीरो। तो यहाँ पे भी बी पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस थी और कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस थी, वो टाउ थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही सी पॉइंट पाए, तो सी पॉइंट पाने के बाद आपने देखा कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस तो है आपकी, लेकिन वहाँ पे जो आप लोग की डायरेक्ट स्टेसिस थी या नॉर्मल स्टेसिस थी वो जीरो थी। यहाँ पे देखो आप लोग के पास जैसे ही आप डी पॉइंट पर गए, तो यहाँ पे आप लोग की टेंशन थी, नीचे ऊपर आप लोगों का कंप्रेशन था, नीचे टेंशन। तो अब देखो ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ शियर भी थी। लेकिन जैसे ई पॉइंट पर गए तो आपने देखा टेंशन तो है, टेंसाइल स्ट्रेस तो थी, लेकिन वहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या थी, जीरो थी। तो ये मैंने आप लोग को अभी उस डायग्राम को आप देखना अच्छे से, फिर इनको एनालिसिस करना, तो आप लोग को ये समझ आ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोग को थोड़ा सा देखना आ रहा होगा कि कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टाई मेंबर। और अगर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्ट मेंबर, हम उसको स्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम टाई बोलते हैं। टेंशन लगती तो टाई, और जब कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपल, ये आपको ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर से बता रहा हूँ। अब हमारे पास आता है स्ट्रेस सिस्टम। तो पहले देखते हैं लेक्चर कितने मिनट का हो गया है। 34 मिनट का लेक्चर हमारा ये हो चुका है अब तक। चलो आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेस सिस्टम हमारा। तो स्ट्रेस सिस्टम में सबसे पहले देख रहे हैं स्ट्रेस इन 1D सिस्टम, यानी कि 1 डायमेंशनल सिस्टम। तो इसमें हमारे दो तरीके का हो सकता है। देखो, या तो हमारे पास स्ट्रेस जो लग रही हो, लोड हमारे पास, या स्ट्रेस हमारे पास क्या हो, टेंसाइल नेचर का हो, या दूसरा हो सकता है हमारा कंप्रेसिव नेचर का हो। दूसरा क्या हो सकता है, कंप्रेसिव नेचर का हो। तो अगर टेंसाइल, देखो इसको स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था 3 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। स्केलर होता है, तो स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन उसमें होती है। और टेंसर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और मोर देन 1 डायरेक्शन होती हैं। तो वो हमारी टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो स्ट्रेस जो होती है हमारे पास टेंसर क्वांटिटी होती है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 × 1। तो ये टेंसाइल नेचर का था, तो प्लस का कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40 मेगा पास्कल या पास्कल जो भी होगा वो स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो इसको, ये हमारे पास कैसा है, कंप्रेसिव है। तो ये कंप्रेसिव है, तो इसको हम लिख देंगे स्ट्रेस 1/1 का, और कितना, -30। ये कुछ भी नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, उसको लिखने का तरीका है। अगर उसने मान लो स्ट्रेस इस तरीके से दे दिया कि -45 है, ये स्ट्रेसिस आपकी 1/1 की, तो आपको समझ जाना है कि स्ट्रेसिस उस पर कंप्रेसिव लग रही हैं और 45 उनका मैग्नीट्यूड है। बस ये है, इस तरीके से कई बार वो लिख के दे देता है, तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। उसके बाद आती है स्ट्रेस इन 2D सिस्टम। 2D सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से हमारा बनता है। 3D हम पढ़ेंगे नहीं, 2D से हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अपना। तो स्ट्रेस इन 2D सिस्टम, 2D सिस्टम में जब हम देखेंगे तो हमारे पास देखो, इधर हमारे पास सिग्मा एक्स स्ट्रेसिस लग रही हैं, इधर हमारे पास सिग्मा वाई स्ट्रेसिस लग रही हैं। ये कोई बॉडी है हमारे पास। बॉडी क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो प्लेन है। तो देखो जैसे ये आप समझ पा रहे हो, तो एक प्लेन ये है और एक प्लेन हमारे पास ये है। 2 प्लेन्स है। तो इन्हीं 2 प्लेन्स को हमने दिखाने की कोशिश करी। ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये वाला भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, तो ये वाला हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इसी चीज़ को ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा वाई, ये टो एक्स वाई, ये टो एक्स वाई। ठीक है, ये आप लोग की स्ट्रेसिस हैं। अब ये स्ट्रेसिस हमारे पास टो एक्स वाई, टो एक्स वाई, ये आया कहाँ से डायग्राम। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पर दो प्लेन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो जो स्ट्रेसिस हमारी लगेंगी कहाँ पर, इस वाले प्लेन पर, इस वाले प्लेन पे स्ट्रेसिस लगेंगी और एक्स डायरेक्शन में लगेंगी, तो वो सिग्मा एक्स हो जाएंगी, सिग्मा एक्स हो जाएंगी। जो हमारी इस प्लेन पे लगेंगी और ऊपर डायरेक्शन में लगेंगी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिग्मा वाई हो जाएंगी। वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिग्मा वाई स्ट्रेसेस हो जाएंगी। तो इस प्लेन पे देखो, ये हमारे पास वर्टिकल वाला प्लेन था। तो इस वर्टिकल वाले प्लेन पे देखो सिग्मा एक्स हमारा ये लग गया और टो एक्स वाई हमारा ये लग गया। तो टो एक्स वाई हमारा ये लग गया। अभी आप लोग को बताऊंगा, बस अभी आप ये समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है तो सिग्मा वाई ये लग गया, तो सिग्मा वाई हमारे पास ये लग गया। ये हमारा एक्स वाला प्लेन था हॉरिजॉन्टल वाला, और टो एक्स वाई है, लेकिन मैंने यहाँ पे टो वाई एक्स लगा रखा है। इसको ध्यान से देखो, अब ये चीज़ है क्या, तो इसको ही हमें समझना है।
देखो यहाँ पे टो वाई एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन, हमारी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेज होंगी। शियर स्ट्रेस कहाँ पर होंगी, एक्स डायरेक्शन में, तो बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन फेस कहाँ पर होगा उसका, वाई की ओर। तो देखो फेस कहाँ पर है उसका, वाई की ओर। इसका प्लेन का फेस अगर देखो ऊपर से देखो तो वाई की ओर ही तो इसका फेस है, तो फेस इसका क्या है, वाई की ओर है। और इसी ओर हमारी स्ट्रेस सिग्मा वाई लगती है, और इसी ओर हमारी सिग्मा वाई लगती है। यानी कि टो वाई एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में होगा, फेस उसका वाई की ओर होगा, और इसी प्लेन पर हमारा तो सिग्मा वाई स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारा टो एक्स वाई है, इसका मतलब क्या कि जो शेयर स्ट्रेसेस है हमारी वो वाई डायरेक्शन में होंगी, और जो उसका फेस होगा वो एक्स की तरफ होगा। तो फेस देखो उसका किसकी तरफ है, एक्स की तरफ। अगर यहाँ से खड़े होकर आप देखोगे तो इधर से ये एक्स वाली साइड ही तो है, तो आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेसेस जो आप लोग की लगेंगी वो कैसी होंगी, सिग्मा एक्स, और स्ट्रेसेस जो इस पर लगेंगी आप लोग की वो कैसी होंगी, सिग्मा एक्स स्ट्रेसेस होंगी, सिग्मा एक्स आप लोग की स्ट्रेसेस होंगी। तो इसी तरीके से हमने इसको लगाया है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है हमारी, इन एनी मेंबर और एलिमेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस आर बैलेंस्ड बाय फोर्स इक्विलिब्रियम। जो हमारा कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट है, जैसे अभी हमने एक एलिमेंट देखा था, तो उसमें जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी वो तो बैलेंस होती हैं इक्विलिब्रियम फोर्स से। इक्विलिब्रियम फोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स का समेशन जीरो कर दो तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन जो शियर स्ट्रेसेस होती हैं वो बैलेंस होती हैं आपकी मोमेंटम इक्विलिब्रियम से। किससे होती है, मोमेंटम इक्विलिब्रियम से आप लोग की वो बैलेंस होती हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमारे पास चलो वो तो नॉर्मल स्ट्रेस, वो तो हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ये अगर हमारे पास शियर स्ट्रेसेस हैं तो हम इनको कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया मोमेंट एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ मोमेंट लेते हैं या एरिया मोमेंट लेते हैं। तो एरिया मोमेंट के लिए अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज वाला इक्वल होना चाहिए हमारा क्लॉकवाइज वाले के, एंटी क्लॉकवाइज वाला इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज वाले के। तो एंटी क्लॉकवाइज एरिया मोमेंट अगर हम देखें तो टो एक्स वाई, तो टो एक्स वाई। अब हमें मोमेंट अगर लेना है तो मोमेंट तो फोर्स इंटू कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखो यहाँ पे टो एक्स वाई स्ट्रेस था, किस प्लेन पे लग रहा था, तो डी वाई वाले पे लग रहा था। यूनिट विड्थ के हमने लिए लिया तो ये आ गया लोड इंटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, डी एक्स, तो ये आएगी हमारे पास डी एक्स। अब हम इसको इक्वल करेंगे क्लॉक वाइज वाले के, तो ये टो वाई एक्स था, टो वाई एक्स किस पे लग रहा था, डी एक्स वाले प्लेन पे लग रहा था, डी एक्स। और यूनिट लेंथ के लिए तो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या आ गया, लोड आ गया। अब हमारा ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, डी वाई, तो डी वाई हमने ले लिया। तो जब हम देखेंगे तो डी एक्स से डी एक्स, डी वाई से डी वाई, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास टो एक्स वाई था वही हमारा टो वाई एक्स आ रहा था। दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था कि ये डायग्राम हमारा बन करके आया था, ये डायग्राम हमारा बन करके आया था। देखो इधर भी मैंने टो एक्स वाई लिखा था, इधर भी टो एक्स वाई लिखा था, जबकि लिखना क्या चाहिए था, टो वाई एक्स लिखना चाहिए था, टो एक्स वाई लिखना चाहिए था। लेकिन ये दोनों हमारे इक्वल ही होते हैं, और कैसे इक्वल होते हैं ये मैंने आप लोग को प्रूव करके दिखा दिया। इसीलिए मैंने ये दोनों इक्वल लिखे। और ये हमारी एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेसेस और ये हमारी वाई डायरेक्शन की स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम स्ट्रेस टेंसर बनाएंगे तो इसको कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1/1 वाला था तो 1/1 लिख दिया, उसको स्ट्रेस लिख दिया। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा 2/2 का है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आएगा, यहाँ पे सिग्मा वाई, यहाँ पे टो एक्स वाई, यहाँ पे टो वाई एक्स, ठीक है। और हमको मालूम है टो एक्स वाई जो है वो टो वाई एक्स के इक्वल होता है। दोनों ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, है कि नहीं। और याद रखेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस जो होंगी हमारी वो टेंसाइल वाली पॉजिटिव होंगी, और कंप्रेसिव वाली कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेस टेंसर हमको गिवन था 2/2 का, कुछ इस तरीके का स्ट्रेस टेंसर था जो हमको गिवन था 2/2 का। तो हम यहाँ पे इसका हम डायग्राम बनाएंगे, अपना स्ट्रेस एलिमेंट इसके लिए बनाएंगे। तो स्ट्रेस एलिमेंट अगर बनाएंगे तो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो 20 लिख दिया। यहाँ पे देखो ये हमारे पास कितना है, सिग्मा वाई की वैल्यू -30, इसका मतलब ये 40, ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेसिव नेचर का। तो देखो ये कंप्रेसिव, ठीक है। और ये हमारे पास टेंसाइल। अब ये हमारे पास क्या बचा, टो एक्स वाई, तो टो एक्स वाई 40, तो यहाँ पे भी 40 कर दिया। अब देखो ये हमारे पास क्या बचा, टो वाई एक्स, या इसको मैं लिख दूँ टो एक्स वाई, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 40, तो ये भी हमने क्या लिख दिया, 40। तो ये हमने अपना एक स्ट्रेस एलिमेंट बना दिया। तो हमको कई बार वो स्ट्रेस एलिमेंट ना दे करके क्वेश्चन में वो हमको स्ट्रेस टेंसर दे देता है। तो जब भी वो स्ट्रेस टेंसर हमको देगा तो हमको समझ जाना है कि स्ट्रेस एलिमेंट हम उससे अपने आप बना लेंगे, ठीक है। एलिमेंट देगा तो उससे हम टेंसर बना देंगे, टेंसर देगा तो हम उससे एलिमेंट बना देंगे, ठीक है। तो हम दोनों को इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है बहुत बार। तो मैंने आप लोगों को सिखाया किस तरीके से हम 1D स्ट्रेस सिस्टम और 2D स्ट्रेस सिस्टम को हम मेंशन करते हैं टेंसर की फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास आता है
मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, स्ट्रेस इंक्लूडेड बाय द डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री विद द वर्टिकल। यानी कि हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हम अपनी सीखेंगे। तो वो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसके आगे की जो क्लास होगी वो हमारे एप्लीकेशन पर आप लोग को देखने को मिलेगी, और सारी चीज़ें आप लोग को वहीं पर 1 बाय 1 मैं आप लोग क्लियर कराऊंगा। ये आप लोग का एक लेक्चर और बचा है, इस एक लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिर हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो इस तरीके से हम अपना ये पढ़ते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम अपनी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये कोर्स हमारा रनिंग में है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस मैंने आप लोगों को बताया 499 रुपीज़ है, लेकिन अभी कोर्स रनिंग में है, इसलिए इसका प्राइस 599 चल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जाकर के ज्वाइन करो। अगर आप लोगों को सच में कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो यहाँ पे आप लोगों के एक एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।